स्वागत है आपका आज के इस वीडियो पे। यह क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, इस पार्ट फर्स्ट हमने पहले ही रिलीज़ कर दिया है। यह पार्ट 2 वीडियो है। इस पे हम आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ये सभी क्वेश्चंस आपको मैं बता दूं कि सभी एमपी बोर्ड द्वारा जो दिया गया हमारा क्वेश्चन बैंक था, उस क्वेश्चन बैंक के सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन के साथ आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी की ये क्या है, हमारी नेक्स्ट वीडियो है। तो आपने यदि प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पे आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पे जाके आप देख सकते हैं। इन सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे और साथ में आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समय को ज़्यादा ना लेते हुए हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। तो हमारा 4 नंबर का आज क्वेश्चन है, फिनोल आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल वाई। इसी क्वेश्चन का आंसर हमें देखना है। तो आइए चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। देखिए आप क्या लिखेंगे, फिनोल रिएक्ट विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड तो प्रोड्यूस फिनोक्साइड आयंस। ओके, यानी कि जो फिनोल होता है वो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और फिनोक्साइड आयन बनाता है। फिर दिस इंडिकेट दैट द एसिडिटी ऑफ फिनोल्स इज हायर इन कंपेरिजन टू द एल्कोहल। अब क्या होता है कि जो एल्कोहल है, एल्कोहल में ये फिनोक्साइड आयंस नहीं बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसी कारण से जो फिनोल होता है उसकी एसिडिटी हायर होती है एल्कोहल के कंपेरिजन पे। ओके, आगे आप लिख सकते हैं द फिनोक्साइड आयंस इज स्टेबलाइज्ड बाय द डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द रेजोनेंस इन द बेंजीन रिंग। तो अब ये देखिए, जो फिनॉल होता है वो उसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है। और आपने पढ़ा है कि बेंजीन रिंग में क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण जो निगेटिव चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, अपना प्लेस, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं। तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट इतना ही आंसर आप लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे कि फिनॉल आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल वाई। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दिया गया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें यहाँ पे 3 रिएक्शन दी गई हैं जिन्हें हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, ओनली यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं करना है, ज़्यादा आपको बर्डन नहीं रखना है। ये रिएक्शंस आपको दी गई हैं जो इनके बारे में शॉर्ट में आपको लिखना है। तो पहला है कोल्ब स्मिथ, दूसरा है कपलिंग रिएक्शन और तीसरा है राइमर टीमैन रिएक्शन। तो चलिए एक एक करके इन तीनों रिएक्शन को आप देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। कोल्बे स्मिथ रिएक्शन की बात करें तो क्या लिखेंगे आप, द कोल्बे स्मिथ रिएक्शन इज अ carboxylation chemical reaction that proceeds by heating sodium phenoxide। अब देखिए सोडियम फिनोक्साइड क्या होता है, द सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल, ओके, विथ कार्बन डाइऑक्साइड अंडर प्रेशर। अब यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, 100 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। देन ट्रीटिंग द प्रोडक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हमें ये जो प्रोडक्ट बनेगा उसको सल्फ्यूरिक एसिड से क्या करना है, ट्रीट करना है। आफ्टर दैट द फाइनल प्रोडक्ट इज एन एरोमेटिक हाइड्रोक्सी एसिड विच इज ऑल्सो नोन एज सैलिसिलिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिया गया है कि रिएक्शन कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले ये फिनॉल ले लिया गया है। यहाँ पे फिनोल CO2 और NaOH की प्रेजेंस में क्या हो रहा है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड को H2SO4 के साथ क्या किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है और सैलिसिलिक एसिड बनाया जा रहा है। तो यही सैलिसिलिक एसिड बनाने की जो प्रक्रिया है इसी को हम कोल्बे स्मिथ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो आपने कोल्बे स्मिथ रिएक्शन समझ लिया कि कोल्बे स्मिथ रिएक्शन क्या होता है। इस पे आप बता सकते हैं कि कोल्बे स्मिथ रिएक्शन पे जो फिनॉल होता है वो सैलिसिलिक एसिड बनाता है और यही सैलिसिलिक एसिड बनने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम कोल्बे स्मिथ रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन पे क्या होगा, चलिए देखते हैं। आप क्या लिखेंगे कि कपलिंग रिएक्शन इज अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच two chemical species are joined together with the help of metal
कैटालिस्ट। देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, कपलिंग का मतलब क्या होता है, जुड़ना, ठीक है, आपस में जुड़ना। तो यहाँ पे क्या ज्वाइन हो रहे हैं कि तो टू केमिकल स्पीसीज आपस में ज्वाइन होते हैं, किसकी हेल्प से, मेटल कैटालिस्ट की हेल्प से। तो इसको आपको एक्सप्लेन नहीं करना है ज़्यादा, तो आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं और इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बता सकते हैं, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन की, कि व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम chloride react with phenol in which the phenol molecules at its para position coupled with the diazonium salt to form para hydroxy एजोबेंजीन, सॉरी। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ले रहे हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, यानी कि जो हमारा ये बेंजीन रिंग है इसके साथ यहाँ पे देखिए NaCl जुड़ा हुआ है। अब तो ये क्या कहलाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कहलाएगा, जिसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म पे भी लिख सकते हैं C6H5N2Cl, ठीक है। अब देखिए अब ये क्या होगा, यहाँ पे फिनॉल के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो फिनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो C6H5OH होता है, और इसको आप बना भी सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में NaOH की प्रेजेंस में आपस में क्या करते हैं, कपलिंग करते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़ के क्या बना देते हैं, देखिए पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्लस NaCl और H2O। तो ये आपका जो रिएक्शन है ये कपलिंग रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ मिलके पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। तो आई होप कपलिंग रिएक्शन आप समझ चुके होंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी राइमर टीमन रिएक्शन। राइमर टीमन रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट में आप बता सकते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ फिनॉल्स विथ क्लोरोफॉर्म इन एल्कलाइन सॉल्यूशन इज नोन एज राइमर टीमन रिएक्शन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फिनॉल लेना है और क्लोरोफॉर्म लेना है, और यहाँ पे KOH लेंगे, और 60 डिग्री टेम्परेचर पे, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब आप इसका क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे इन तीनों का, ओके, तो ये क्या बनाता है, सैलसिल्डिहाइड बनाता है। सैलसिल्डिहाइड बनता है, प्लस यहाँ पे देखिए 3 KCl बन रहे हैं, और H2O का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये क्या होता है, फिनॉल क्लोरोफॉर्म की मदद से क्या बनाता है, सैलसिल्डिहाइड बनाता है, और यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस या यही रिएक्शन हमारी राइमर टीमन रिएक्शन कहलाती है। तो होप यू अंडरस्टैंड ये रिएक्शन क्या है और क्या आप इसमें लिखेंगे। आइए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 6, राइट द 3 यूजेस ऑफ डाईएथिल ईथर, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे डाईएथिल ईथर के 3 यूजेस लिखना है ओनली, और हमें कुछ नहीं बताना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम ईथर के बारे में जानेंगे, है ना, फिर इसके बाद इसके यूजेस हम लिख देंगे। तो ईथर इज कॉमन नेम फॉर डाईएथिल ईथर। तो देखिए ईथर जो है ये कॉमन नेम है, ठीक है, इसी को हम डाईएथिल ईथर भी कहते हैं। ईथर इज वोलाटाइल, ठीक है, फ्लैमेबल, कलरलेस लिक्विड विथ आ डिस्टिंक्टिव ऑर्डर। यानी कि जो हमारा ईथर होता है वो वोलेटाइल होता है, फ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील भी होता है, कलरलेस मतलब इसमें कोई कलर नहीं है, एक लिक्विड है, ओके, और इसकी एक ऑर्डर भी होती है, एक महक भी होती है स्पेशल प्रकार की, इसमें एक स्पेशल टाइप की इसकी एक महक आती है। चलिए तो ये जर्नल से कुछ बातें हो गई ईथर के बारे में, ओके। द केमिकल फार्मूला फॉर डाईएथिल ईथर की बात करें तो इसका जो फार्मूला है केमिकल वो क्या है, देखिए C2H5O C2H5, यानी कि इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि C2H5 होल ट्वाइस और O, ठीक है, ये आपका ईथर का फॉर्मूला हो जाएगा, केमिकल फार्मूला। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो यूजेस में हम आएंगे तो हमें 3 यूजेस ही लिखने हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो ईथर होता है डाईएथिल ईथर यूज्ड एज अ कॉमन लेबोरेटरी सॉल्वेंट, ओके, तो ये लेबोरेटरी सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। दूसरा, यूज एज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर एल्केलॉइड्स, डाइस, फैट, ऑयल्स एंड वैक्सेस। तो देखिए कितने सारी चीज़ों के लिए क्या है, ये सॉल्वेंट है ना। और तीसरा यूज़ आप लिख सकते हैं हम, यूज़ इन द रिकवरी ऑफ एसिटिक एसिड
फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन इन सेल्यूलोज एसीटेट एंड प्लास्टिक इंडस्ट्री। तो इसका प्लास्टिक इंडस्ट्री पे भी कई ज़्यादा उपयोग किया जाता है ना, कई सारा रोल ये प्ले करता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप आराम से लिख लेंगे, इसमें ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना। मैंने ईथर के बारे में जो मेन बेसिक जानकारी थी वो आपको दे दी है और इसके कुछ यूजेस भी आपको बता दिए गए हैं। तो इतना आप यदि लिखते हैं एग्ज़ाम पे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 100% गारंटी है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन है आपका कि डिफरेंस बिटवीन एल्कोहल एंड फिनॉल, फिनॉल और एल्कोहल में आप अंतर बताइए। तो चलिए वन बाय वन थोड़ा सा इसको कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। सो एल्कोहल के लिए पहले हम बताएंगे, फिर फिनॉल के लिए बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, एल्कोहल पे OH ग्रुप इज अटैच्ड टू एन एल्काइलिक ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए OH ग्रुप जुड़ा होता है किसके साथ, एल्काइलिक ग्रुप से जुड़ा जो होता है, ठीक है, जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि एल्कोहल क्या होता है आपका चैन के फॉर्म पे होता है इस तरह से, है ना। जबकि फिनॉल की बात करें तो OH ग्रुप इज अटैच्ड टू एन एरिल ग्रुप। तो ये एरिल ग्रुप से जुड़ा होता है। एरिल ग्रुप देखिए फिनॉल क्या है, बेंजीन रिंग से भी मिलके बनता है, तो ये क्या है, ये एरिल कहलाता है। तो इस कारण से यहाँ पे जो OH ग्रुप जुड़ता है ना, ये OH ग्रुप इस तरह से यहाँ पे जुड़ता है, ओके, तो ये एरिल कहलाएगा। और जब कार्बन के साथ इस तरह से कार्बन के साथ जुड़ता है CHO ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा क्या, एल्किल ग्रुप। तो आई होप पहला आप समझ चुके होंगे कि हमने क्या लिखा है। दूसरा देखिए एल्कोहल के लिए बात करें तो हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। तो यहाँ पे देखिए एल्केन के ये क्या होते हैं, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं, ओके। जबकि ये क्या होता है, फिनॉल जो होता है हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, यानी ये बेंजीन के हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स होते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट बात करें तो जर्नल फार्मूला दोनों का आप लिख सकते हैं। तो इसका ROH हो जाता है, और जबकि इसका फिनॉल का होता है C6H5OH होता है, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें एल्कोहल के लिए तो लोअर एल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड्स, यानी कि जो लोअर एल्कोहल्स होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं, जबकि फिनॉल कलरलेस क्रिस्टलाइन डेलिक्यूसेंट सॉलिड्स, यानी कि जो ये फिनॉल्स होते हैं ये भी कलरलेस होते हैं, लेकिन ये क्रिस्टलाइन डेलिक्यूसेंट सॉलिड्स में होते हैं, ओके। नेक्स्ट बात करें एल्कोहल की तो रेडली सॉल्युबल इन वाटर, यानी जो एल्कोहल होता है वो आराम से वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। जबकि फिनॉल जो होता है स्पार्जली सॉल्युबल इन वाटर फॉर्मिंग अ पिंक सॉल्यूशन, यानी कि जब आप क्या करते हैं, फिनॉल को क्या करते हैं वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो ये पिंक सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है, और डायरेक्टली डिसॉल्व नहीं होता है, थोड़ा सा समय लेता है। फिर एल्कोहल की बात करें तो नेक्स्ट में बात करें जर्नली एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जबकि ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। फिर एल्कोहल लेस एसिडिक होते हैं, जबकि फिनॉल मोर एसिडिक होते हैं। इसके पहले हमने चर्चा की ही है ना, कि जो फिनॉल है वो मोर एसिडिक है एल्कोहल की अपेक्षा। तो यहाँ पे कई सारे मैंने आपको क्या दिए, यहाँ पे दिया है मैंने कई सारे डिफरेंस दिया है, इसमें से जो भी आप याद करना चाहें वो याद कर सकते हैं, और जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, आपको नंबर कंप्लीट मिलेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर जो आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम आपको सभी चैप्टर्स के वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे जल्द से जल्द इसी चैनल पे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सो व्हाट इज विलियमसन्स कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस, ओके। तो यहाँ पे विलियमसन्स कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस क्या है ये बताना है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो चलिए एक बार एक्सप्लेन करते हैं, जल्दी से देखते हैं। विलियमसन्स कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन इज अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर in which an alcohol is react with concentrate H2SO4 to form ether. The reaction involved in the follows. अब देखिए यहाँ पे जो ईथर बनने की प्रोसेस है, ठीक है, एल्कोहल इज रिएक्टेड विद कॉन्सेंट्रेट H2 फॉर्म एथ, यानी कि जो अब देखिए रिएक्शन देख लीजिए, जो हमारा एल्कोहल है वो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस में क्या करता है, रिएक्ट करता है, और क्या बनता है C2H5O C2H,
ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाता है, ईथर बन जाता है। ईथर को हमने आपको बताया था किस तरह से लिखा जा सकता है, C2H5 का होल ट्वाइस और O, ये आपका ईथर का फॉर्मूला होता है और साथ में H2O का फॉर्मेशन करता है। तो यही आपका जो प्रोसेस है वही विलियमसन्स कंटिन्यूस ईथरिफिकेशन कहलाता है। अब नीचे थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, इन दिस रिएक्शन एल्कोहल इज टेकन इन एक्सेस एंड ईथर इज डिस्टिल्ड as soon as formed. Since H2SO4 remains undiminished in the reaction flask, theoretically this process is known as continuous etherification process. तो इस तरह से आप इस प्रोसेस को विलियमसन्स कंटिन्यूस ईथरिफिकेशन प्रोसेस को लिख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गिव द केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें केमिकल इक्वेशंस बनाने हैं, हमें कुछ रिएक्शंस दी गई हैं। तो पहली रिएक्शन देखिए कि दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल बाई KMnO4 सॉल्यूशन। तो इसकी रिएक्शन आपको किस तरह से लिखना है, देखिए प्रोपेन 1 ऑल को आप क्या कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 CH2OH, ये हमारा कहलाता है प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, अब ये क्या होगा, एल्कलिक KMnO4 के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, प्रोपेनोइक एसिड बनाएगा। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो CH3 CH2 COOH होता है। तो इस तरह से ये पहला आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा रिएक्शन क्या कहता है, फिनोल रिएक्ट विथ CS2 एंड Br। अब देखिए, अब ये फिनोल को रिएक्ट कराना है CS2 से और Br से। चलिए तो देखिए यहाँ पे करा दीजिए, जब फिनोल का जब आप क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं Br2 इन CS2, और वो भी इसमें एक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है 273 केल्विन। तो ये बनाता है एक माइनर, ठीक है, एक बनाएगा जो हमारा फिनोल होगा उसके आर्थो पोजीशन से Br जुड़ जाता है, और एक मेजर कंपाउंड बनता है जिसमें पैरा पोजीशन पे Br जुड़ता है। तो इस तरह से ये दो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है और इसी को आपको बताना था। ठीक है, यही आपकी रिएक्शन है, इसकी केमिकल रिएक्शन इसी तरह से इसकी बनेगी। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन ऑफ HNO3 विथ फिनॉल। हमें यहाँ पे बताना है कि फिनॉल की जो रिएक्शन है HNO3 के साथ दिखानी है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं क्या, अपना फिनॉल ले रहे हैं, फिर डाइल्यूट HNO3 के साथ इसको क्या करते हैं, हम ट्रीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बनता है, 2 नाइट्रोफिनॉल बनता है और यहाँ पे 4 नाइट्रोफिनॉल बनता है, यानी कि इसके दूसरे कार्बन से NO2 जुड़ जाता है और इसके चौथे कार्बन से NO2 जुड़ जाता है। तो इस कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है, 2 नाइट्रोफिनॉल और 4 नाइट्रोफिनॉल। तो इस तरह से ये भी आपका जो रिएक्शन है कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि इन क्वेश्चंस के आंसर में कहीं पे भी आपको समस्या जा रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, और इसकी PDF यदि आपको चाहिए तो आपको PDF के लिए क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, अगले चैप्टर पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।